नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे पर्यटन। पर्यटन से जुड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से किस प्रकार के पर्यटन से जुड़े वैकल्पिक प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। डॉक्टर हंसा व्यास की ये किताब है और हंसा व्यास पर्यटन के मामले में बहुत प्रसिद्ध लेखिका रही हैं और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की ये पुस्तक है। इसीलिए इस बात से चिंता मुक्त हो जाइए कि मैंने कहीं और से उठाकर आपके सामने ये प्रश्न लाया हूँ। ये पूरी तरह से वैलिड क्वेश्चन है और इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे इस बुक में क्या क्या है तो आपको इस बुक में ये सब देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी कॉलेज के हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, अगर आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स मिलते हैं तो आपको ये ज़रूर वीडियो देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरह से बनकर आपके सामने आएंगे। बिना वक्त गवाए आइए हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस हंसा व्यास की किताब में कुल 19 चैप्टर हैं, 19 टॉपिक हैं और उन सभी 19 शीर्षकों से टाइटल से हमने ऑब्जेक्टिव्स को निकाले हैं और उनके आधार पर आपके सामने ये है। तो पहला जो अध्याय है वो है पर्यटन का अर्थ, उद्भव, विकास एवं विशेषताएं। अब इससे किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। पहला है पर्यटन को गति कब मिलती है मिली, मतलब कि पर्यटन की शुरुआत कब हुई? 16वीं शताब्दी में। अब 16वीं शताब्दी में क्यों हुई? क्योंकि स्वाभाविक है कि 16वीं शताब्दी में जो यूरोप था वहाँ पर के ज़्यादातर लोग विश्व के अलग अलग महाद्वीपों की खोज में निकल पड़े। वास्को डी गामा निकला, कोलंबस निकला, अलग अलग प्रकार के लोग निकले और उन्होंने अलग अलग जगहों की खोज की। ये क्यों हुआ? क्योंकि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला जो एरिया था टर्की का, कुस्तुनतुनिया, वहाँ पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था और यूरोप और एशिया का संपर्क नष्ट हो गया था। इसके कारण जो यूरोप के लोग थे उन्होंने नए मार्गों की खोज की और नए मार्गों ने पर्यटन को बढ़ावा दिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टूर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं और अफ्रीका को ही संसार का पालना कहते हैं। ये आपको याद रखना है। एडमिरल पेरी ने कहाँ की यात्रा की थी? तो एडमिरल पेरी ने उत्तरी ध्रुव की यात्रा की थी। इसके बाद में आप देखिए लिविंगस्टन ने अफ्रीका की कितने वर्षों तक यात्रा की? तो लिविंगस्टन ने अफ्रीका की 32 वर्षों तक यात्रा की थी। यहाँ पर तकरीबन 90 से 120 ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि कौन से महत्वपूर्ण है कौन से नहीं। तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये चैप्टर से ही जुड़े होते हैं। आइए देखते हैं अब अगला अध्याय, पर्यटन के उत्पाद। इस अध्याय से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बनते हैं? तो पहला है समूर्त उत्पाद है। तो गोचर होते हैं समूर्त उत्पाद और जो अमूर्त उत्पाद है वे अगोचर होते हैं। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला है सांची। सांची स्तूप से जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सांची कहाँ स्थित है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। तो सांची विदिशा में स्थित है। विदिशा। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है कि भारत के 3 प्रमुख स्तूप कौन से हैं? दरअसल ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख स्तूप कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में सांची, भरूच और सारनाथ, ये तीनों स्तूप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद में आप देखिए बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, यानी कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। अगला ऑब्जेक्टिव है कि विदिशा का प्रसिद्ध विदेशी स्तंभ अभिलेख का नाम क्या है? तो हेलिडोरस का स्तंभ, ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद में खजुराहो से जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बनते हैं? तो खजुराहो किसकी राजधानी थी? तो खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी। किसी भी प्रश्न से, किसी भी ऐतिहासिक स्थल या पर्यटन स्थल से सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता है कि खजुराहो कहाँ स्थित था। तो यह आपको सभी जो आपके सिलेबस में जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होंगे, ऐतिहासिक स्थल होंगे, उनकी स्थिति आपको पता रखनी है कि वो कौन से राज्य में है, किस शहर में है, यह आपको पता रहना चाहिए। खजुराहो के मंदिर प्रतिनिधि है। तो चंदेल कला के ये प्रतिनिधि है। इन्हें नागर शैली में बनाया गया है और चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। असुर वास्तु के प्रवर्तक माने जाते हैं
तो मय को असुर वास्तु के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं जैजाक भुक्ति के समय खजुराहो किस नाम से जाना जाता था। तो जैजाक भुक्ति के समय खजुराहो खजूर वाहक के रूप में जाना जाता था। इसके बाद में हम अगला टॉपिक देखते हैं, यह है एरण। एरण कहाँ स्थित है? तो एरण सागर जिले में स्थित है। और एरण के पुरातत्वीय अवशेष किस काल के हैं? तो ये गुप्त काल के हैं। अंग्रेजों ने एरण पर अधिकार 1818 में किया था। 1818 में क्यों किया? क्योंकि इसी समय इन्होंने मराठा को अपने अंतर्गत मिला लिया था और एरण मराठों के अंतर्गत आता था। इसके बाद देखिए एरण में उगने वाली घास का नाम क्या था? तो एराका नाम की घास एरण क्षेत्र में उगती थी और इसी घास के आधार पर इस क्षेत्र का नाम एरण पड़ा। अब इसके बाद हम छठवां टॉपिक देखते हैं, वो है त्रिपुरी। तो त्रिपुरी या फिर जैसे तेवर भी कहा जाता है, ये जबलपुर में स्थित है। दोस्तों त्रिपुरी के राजा का उल्लेख त्रिपुर किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। त्रिपुरी की स्थापना किस युग में हो चुकी थी? तो ताम्रस्य युग में त्रिपुरी की स्थापना हो चुकी थी। किस शिलालेख में स्पष्ट कहा गया है कि त्रिपुरी नर्मदा के तट पर स्थित थी? कलचुरु नरेश विजय सिंह के रीवा शिलालेख में कहा गया है कि जो त्रिपुरी थी वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित थी। यहाँ पर मैं लगभग सभी प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और पर्यटन से जुड़ा एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको MA थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विकल्प पूछने का तरीका है वो किस लेवल का है। और साथ ही यहाँ पर मैं लगभग सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। ज़्यादा IMP वगैरह के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हम सब कुछ जान जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत जब पूछेगा तो हम तो बता ही देंगे। इसके बाद में सातवां टॉपिक आता है कि ऐतिहासिक स्मारक स्थल बाघ की गुफाओं से संबंधित प्रश्न हमें यहाँ पर देखना है। भारत में चित्रकला का उद्भव हुआ प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में इंसानों ने पहली बार चित्र बनाना शुरू किया। अजंता की गुफाएं स्थित है माफ़ कीजिएगा, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। इसके बाद में बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो वे धार मध्य प्रदेश में स्थित हैं। फिर देखिए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृपण प्रथम 754 से 72 इनका शासनकाल था और इन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किस राष्ट्रकूट शासक का संबंध अजंता की गुफा से है? तो नंदराज का संबंध अजंता की गुफा से है। और अजंता की जो 26वें नंबर की गुफा है वहाँ पर इनका अभिलेख हमें मिलता है। अब आपको ये समझना चाहिए कि आपको किस प्रश्न को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। जैसे ही आप इस टॉपिक में देख लीजिए तो यहाँ पर किस प्रश्न की ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। उसके बाद में संभावना है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। उसके बाद में ही आपको इन प्रश्नों को प्रायोरिटी देनी है। आपकी प्राथमिकता इन प्रश्नों पर होनी चाहिए जो ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कोणार्क के मंदिर। तो कोणार्क के मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है और कोणार्क के सूर्य मंदिर के वास्तुकार थे सदाशिव सामंतराय महापात्र। ये महत्वपूर्ण है कि कोणार्क के मंदिर के जिसका निर्माण जिनके दिशा निर्देश में हुआ वे कौन थे? सदाशिव सामंतराय महापात्र। कोणार्क का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो गंग शासक नरसिंह देव ने इस मंदिर को बनवाया था। कोणार्क का मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर की शैली क्या है? तो कलिंग शैली में कोणार्क मंदिर निर्मित है। इसके बाद में आपको देखना है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम चेन्नई में स्थित है। कई बार जब आपने साउथ में फिल्में देखे होंगे तो एक बहुत बड़ा मंदिर देखा होगा आपने, वो चेन्नई का यही महाबलीपुरम मंदिर है। और चाहे तो आप जब इन चीज़ों को आप YouTube में या फिर किसी भी सोर्स से जब आप इनकी पिक्चर देखेंगे तो आपको ये और ज़्यादा
अच्छे से ध्यान रहेंगी, और जब आप इनमें से कहीं घूमने जाएंगे तो आपको और अच्छे से ध्यान रहेगी। जैसे कि हम पिछले बार कॉलेज ट्रिप से सांची स्तूप घूमने गए थे, तो हमें अच्छे से पता है कि सांची स्तूप में कहाँ है, क्या है, कैसे है। अगर हम कुछ चीज़ें याद भी नहीं करते हैं तो हम सिर्फ अपने दिमाग से उस चीज़ों को, जब हम घूमने गए थे उन दृश्यों को याद करके उस आधार पर भी लिख सकते हैं। तो जब आप चीज़ों को जानते हैं अच्छे से तो आप उसके बारे में अच्छे से वर्णन लिख सकते हैं। महाबलीपुरम किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित है? तो पल्लव शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम का दूसरा नाम ममल्लपुरम है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं आबू, यानी कि माउंट आबू। माउंट आबू का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है। और ये कई बार पूछा जाता है कि आबू का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है, तो दिलवाड़ा है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आबू का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से है। इसके बाद में देखिए, बिमल सही मंदिर का निर्माण किसने किया था? 1031 ईस्वी में। तो चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सेनापति बिमल शाह ने बिमल सही मंदिर का निर्माण किया था। भीमदेव द्वितीय के बारे में आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को 200 किलोमीटर तक खदेड़ा था। इतनी बुरी तरह से इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था, वही मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को बाद में हरा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका। भीमबेटका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे जुड़े प्रश्न बनते हैं। पहला यह है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के कारण भीमबेटका प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के, आदि मानव काल के हमें शैल चित्र मिलते हैं। उस समय चित्रकला इसीलिए की जाती थी क्योंकि उस समय भाषा का विकास नहीं हुआ था। आज हम जो हमारी अभिव्यक्ति है हम उसे भाषा के जरिए उगल देते हैं, भाषा के जरिए हम बता देते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। लेकिन जब भाषा ही नहीं थी तो फिर ऐसे ही चित्रकारी करते लोग अपनी अभिव्यक्ति करते थे। भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि वी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। पांडव ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय भीमबेटका में गुजारा था। इसके बाद में देखिए, नचना कुठार का मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब कि नचना कुठार मंदिर से संबंधित प्रश्न है। नचना कुठार के मंदिर उत्तर गुप्त काल के मंदिर है, यानी कि गुप्त काल के बाद का जो समय था उस समय में नचना कुठार मंदिर बनाए गए हैं। नचना कुठार मंदिर नागोदा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में नचना के मंदिर किस शैली के हैं? तो नचना के मंदिर गुप्त शैली के हैं, यानी कि उत्तर गुप्त शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन इसमें जो शैली का प्रभाव है वो गुप्त काल की जो शैली थी उसका है। कई बार हम देखते हैं कि जो टाइम पीरियड चल रहा है अशोक का, लेकिन अशोक के समय में जो काम हो रहा है, जो मंदिर शैली बन रही है, वो पता चल रहा है नंद वंश की शैली चल रही है। तो ऐसा ही सीन यहाँ पर था। इसके बाद में देखिए, पार्वती मंदिर जो प्रारंभिक गुप्त शैली का है और शिव मंदिर जो उत्तर गुप्त शैली का है। यानी कि नचना कुठारा में हमें दो प्रकार के मंदिर मिलते हैं। जो महत्वपूर्ण दो मंदिर हैं उनमें से पार्वती मंदिर प्रारंभिक गुप्त शैली के हैं और जो शिव मंदिर है वह उत्तर गुप्त शैली के हैं। इसके बाद में ऐतिहासिक स्मारक तंजावुर। तंजावुर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि तंजावुर कहाँ स्थित है, यह आपको पता करके कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं कई बार ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। अगर आप इस मिनट तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा कि तंजावुर कहाँ स्थित है। हमें पता चलता है कि आप ध्यान से देख रहे हैं या नहीं। जब आप ध्यान से देख नहीं रहे तो फिर वीडियो बनाने का मतलब क्या है? मैं अगर अपनी कुछ मेहनत खर्च कर रहा हूँ तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी अपने लिए कुछ करें, वीडियो देखें तो ये चीज़ें आपके काम आनी चाहिए। इसके बाद देखिए, तंजावुर का प्रसिद्ध मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। चोल शासक किस धर्म को मानते थे? तो वो शैव धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म मूल रूप से दो भागों में बटा हुआ है, पहला शैव, दूसरा वैष्णव। जो भगवान शिव को मानने वाले वो शैव, और जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे कि राम और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले वैष्णव धर्मपंथी।
शिव के किस रूप का अंकन तंजावुर में मिलता है? तो नटराज स्वरूप का अंकन हमें इस मंदिर में मिलता है और इसकी वजह है चोलों का शैव धर्मावलंबी होना। तंजावुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर देखते हैं तंजावुर का संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध चोल वंश से है। फिर अगला प्रश्न आता है कि तंजावुर के मंदिरों में किस शैली का इस्तेमाल किया गया है? तो द्रविड़ शैली का इस्तेमाल हमें तंजावुर के मंदिरों में मिलता है। दोस्तों इसके बाद में 14वां प्रश्न आता है, 14वां टॉपिक आता है या फिर 14वां अध्याय है कि ऐतिहासिक स्थल ग्वालियर। तो पहला ये प्रश्न बनता है कि ग्वालियर का नाम ग्वालियर क्यों पड़ा? तो एक ऋषि थे ग्वालप नाम से, तो ग्वालप ऋषि के नाम से ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा। जैसे कि कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर का नाम पड़ा, कश्यप से कश्मीर। उसी तरह से ग्वालप से ग्वालियर इनका नाम पड़ा। और ग्वालियर नाम इन्हें किसने दिया? तो ग्वालियर नाम देने का काम था राजा सूरसेन ने, जो कछवाहा वंश के राजा सूरसेन थे। एक बार हुआ यूं कि राजा सूरसेन को कोढ़ हो गया और जो ग्वालप ऋषि थे उनके आशीर्वाद से ये ठीक हो गए, तो उन्होंने इनके नाम पर ही एक नए शहर की स्थापना कर दी और वो शहर था ग्वालियर। ग्वालियर का प्राचीन नाम मधुपुरी या फिर मथुर है। मधुपुरी या फिर मथुर है। मथुर को कई बार मथुरा भी कहा गया है और ये त्रेता द्वापर युग में इस तरह का इसका नाम था। ये पूछते नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए होने चाहिए। लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि ग्वालियर का नाम किसके नाम पर रखा गया, ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या है, ग्वालियर का संबंध किससे है और ग्वालियर की स्थापना किसने की थी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही ग्वालियर से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न न केवल एमए में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बनते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी इस लेवल की पढ़ाई बेहतर करते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ग्वालियर का संबंध सिंधिया वंश से है और इनसे पहले भी बहुत सारे वंश ग्वालियर में हुए, लेकिन जो लंबे समय तक और प्रसिद्ध रहे वो थे ग्वालियर के सिंधिया। इसके बाद में ग्वालियर के संगीत सम्राट का मकबरा है, तो तानसेन का यहाँ पर मकबरा है और इनके गुरु मोहम्मद गौस का भी इनके ही साइड में मकबरा है। प्रसिद्ध गुजरी महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में और ग्वालियर की स्थापना कछवाहा शासक सूरसेन ने की थी। इसके बाद में 15वां अध्याय है कि ऐतिहासिक स्थल सिरपुर। सिरपुर कहाँ स्थित है? सिरपुर को श्रीपुर भी कहते हैं सिरपुर को, और श्रीपुर का अर्थ होता है समृद्धि का नगर। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद में हम ऐतिहासिक स्थल राजिम देखेंगे। ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन स्थल में ये अंतर होता है कि जो ऐतिहासिक स्थल होता है वो इतिहास से जुड़ा होता है और वहाँ पर कई बार हमें ज़्यादा मनोरंजन की चीज़ें नहीं मिलती। जैसे जब आप सिरपुर जाएंगे, राजिम जाएंगे, भीमबेटका जाएंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला। यहाँ पर आपको गुफाएं मिलेंगी, आपको यहाँ पर शिलालेख मिलेंगे। अगर आपको उसमें रुचि है, आपको इतिहास में रुचि है तो यहाँ जाने का कुछ सार्थक महत्व है। लेकिन जब आप पर्यटन स्थल जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आप बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें देखेंगे। और कुछ ऐतिहासिक स्थल पर्यटन स्थल भी होते हैं, जैसे कि खजुराहो के मंदिर इतिहास के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। उनका संबंध इतिहास से भी है और वो बहुत देखने योग्य अभी अच्छी दशा में है। और जो राजिम जैसी जगह है वो अब नष्ट हो चुकी है और कुछ अवशेष ही हमें यहाँ पर मिलते हैं। बस उन्हें ही देखिए और समझिए कि इसका इतिहास कैसा रहा होगा। राजिम भी रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है और पैरी और महानदी का संगम प्रयाग संगम कहलाता है और इस संगम के पास ये स्थित है। और कहते हैं कि जब आप दक्षिण की यात्रा करते हैं, दक्षिण में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है मैं याद करके बताता हूँ। दक्षिण में कहते हैं कि जब आप रामेश्वरम की यात्रा करते हैं तो तभी सार्थक मानी जाती है जब आप पैरी और महानदी के संगम, जिसे प्रयाग संगम कहते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। इसीलिए जो तीर्थार्थी है, जो मतलब संत टाइप के लोग हैं, वो पहले यहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। फिर हम देखते हैं ऐतिहासिक स्थल सुंदरसी। सुंदरसी शाजापुर मध्य प्रदेश में स्थित है और सती प्रथा के जो प्रमाण हैं वो हमें सुंदरसी से मिलते हैं।
सुंदर सी में कौन सी नदी के तट पर महाकाल मंदिर स्थित है? तो काली सिंध नदी के तट पर महाकाल मंदिर स्थित है। दोस्तों, सुंदर सी के महाकाल मंदिर की भी वही मान्यता है जो उज्जैन के महाकाल मंदिर की मान्यता है, क्योंकि सुंदर सी के महाकाल मंदिर में भगवान भैरव उसी तरह से शराब का पान करते हैं जिस तरह से उज्जैन के महाकाल मंदिर के भगवान भैरव करते हैं, और उसी तरह की प्रसिद्धि और मान्यता यहाँ पर की है। हालांकि ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है और ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में रूपनाथ का तिगोबा मंदिर किस काल का है? तो वह गुप्त काल का है। रूपनाथ में किस सम्राट का शिलालेख हमें मिलता है? तो अशोक का शिलालेख हमें रूपनाथ में मिलता है, और इसी शिलालेख में हमें देवनाम प्रियदर्शी उसका एक प्रमुख नाम हमें इसकी जानकारी मिलती है। रूपनाथ जबलपुर में स्थित है। और अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक स्थित है पुष्पराज तहसील, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर गिर जाती है अरब सागर में। इसके बाद में खजुराहो की मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो की मंदिर किस जिले में है, यह आपके लिए एक प्रश्न है, और इससे पहले भी मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ चुका हूँ। इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व पर्यटन संगठन WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 2 जनवरी 1975 को इसकी स्थापना हुई। पर्यटन सबसे बड़ा शिक्षक है, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो विलियम हैज़लिट ने कहा है कि पर्यटन सबसे बड़ा शिक्षक है। जब आप घूमते हैं तो आप समझते हैं कि दुनिया क्या है, और दुनिया को देखकर आपको पता चलता है कि जीवन क्या है। गाइड की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? तो यूनान में पहली बार गाइड की शुरुआत हुई थी, और यहीं पर से ये परंपरा पूरे विश्व में फैली। दृश्य अवलोकन करने वाला व्यक्ति जो कि यात्रा करता है वह क्या कहलाता है? पर्यटक। यानी कि किसी मनोरम दृश्य को देखने वाला व्यक्ति पर्यटक कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर से खजुराहो जाकर वहाँ के मंदिरों को निहारता हूँ तो मैं पर्यटक हूँ। इसके बाद में पर्यटक की आवश्यकता को पूरा करता है उत्पाद। उत्पाद का संबंध किससे है? पर्यटक से। पर्यटक जब जाएगा तभी उत्पाद होगा, और जब उत्पाद होगा तभी पर्यटक जाएगा। दोनों का संबंध एक दूसरे से है। घर से बाहर की दुनिया देखने का आकर्षण है पर्यटन। यानी कि घर से बाहर निकलकर कहीं जाना और घूमना ही पर्यटन है। और इसकी परिभाषा में भी कहा गया है कि अगर आप 24 घंटे के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो वो भी एक पर्यटन है। और साथ ही इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण कोटेशन, कई महत्वपूर्ण प्रश्न और लगभग सभी लेक्चर 19 चैप्टर्स के आपको एमए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेवस्की कहते हैं, अपने तरीके से गलत होना किसी और के तरीके से सही होने से कहीं बेहतर है। इसीलिए अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने निर्णय खुद लीजिए। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।